नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की, भारत बंद को लेकर किसानों की रणनीति की, जानेंगे बाबुल सुप्रियो ने किस दल का थामा दामन, उत्तराखंड बीजेपी में किस बात पर लड़े बीजेपी विधायक, बात करेंगे शिवसेना के बीजेपी पर कसे तंज की, टीम इंडिया में कप्तान के बाद अब कोच के इस्तीफे के संकेत की, और बुलेटिन के आखिर में बात डीजल पेट्रोल के और महंगे होने की मिल रहे संकेतों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अपनी ही सरकार के खिलाफ नितिन गडकरी ने फिर कसा तंज, कहा डीजल पेट्रोल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से हो रही हैं बाहर, अधिकांश राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर से पार पहुंच चुका है पेट्रोल। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की हाई लेवल बैठक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी हुए बैठक में शामिल। शुक्रवार को ही भारत ने वैक्सीनेशन का बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की लगाई वैक्सीन। राज्य सरकारों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अपील, कैग जैसी संस्थाओं की सलाह पर विशेष ध्यान दे राज्य, देश के विकास में कैग का है योगदान। आमजन को मिली राहत, खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट, मूंगफली, सरसों तेल, वनस्पति जैसे सभी तेलों के दामों में आई कमी। सुर्खियों के बाद बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। पंजाब की राजनीति में आज सुबह से ही हलचल मची हुई है। जैसे ही ये खबर साफ हुई कि आज शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसके बाद से ही लगने लगा था कि कैप्टन की पारी पूरी हो गई है। क्रिकेट के खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुकाबला कैप्टन हार गए हैं। सुबह से ही शुरू हुई अटकलें शाम को कैप्टन के सीएम पद के इस्तीफे पर जाकर समाप्त हुई। तो क्यों इस्तीफा देने को मजबूर हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज दिन भर उनके इस्तीफे की चर्चा चल रही थी और शाम को ये सच भी साबित हो गई। आज अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा देने से पहले अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में 1 दर्जन विधायक ही पहुंचे। कैप्टन ने ये बैठक बुलाई थी पार्टी के उस फैसले के खिलाफ जिसमें अचानक ही आज चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुला ली गई थी। कैप्टन ने इस बैठक को लेकर सोनिया गांधी के सामने फोन पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि बैठक को टाला नहीं जा सकता। विधायकों का बहुमत अपने खिलाफ जाता देख कैप्टन अमरिंदर के पास विकल्प सीमित रह गए थे और फिर शाम करीब 4:30 बजे वो राज्यपाल से मिलने गवर्नर हाउस पहुंचे और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कैप्टन ने कहा, बार बार विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है। मुझे लगता है कि आला कमान को संदेह है कि मैं राज्य की सत्ता चला नहीं पा रहा हूं। इसी वजह से बार बार विधायकों की बैठक बुलाई जाती है। मैं अपमानित महसूस कर रहा था। मेरे सामने बिना मुझको बताए विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, ये एक सीएम का अपमान है। तो कैप्टन ने कहा है कि मैंने आज सुबह ही सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे के बारे में बता दिया था। अब सोनिया गांधी जिसे चाहें उसे सीएम बनाएं। अभी मैं कांग्रेस में हूं और मैंने कांग्रेस में रहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया है। भविष्य की राजनीति का रास्ता खुला हुआ है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे सलाह मशविरा करूंगा, उसके बाद आपको आगे के रास्ते के बारे में बताऊंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि पंजाब में बीजेपी का गुजरात फार्मूला लागू किया जाएगा, यानी नए मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल भी नया होगा। अमरिंदर कैबिनेट में शामिल किसी भी मंत्री को नई सरकार में जगह नहीं दी जाएगी। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद भी राज्य में कांग्रेस की मुश्किलें अभी समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने जो संकेत दिए हैं वो पार्टी में विभाजन की ओर जाते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या अमरिंदर सिंह बनाएंगे अपनी नई पार्टी? इस समय मुख्यमंत्री बदलने का सीजन चल रहा है। अब तक ये बीजेपी में देखा जा रहा था, लेकिन अब लगता है कांग्रेस में भी ये शुरू हो गया है। देश में इस समय किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसकी शुरुआत पंजाब से ही हुई थी, लेकिन सरकार के साथ बंद पड़ी उनकी बातचीत 8 महीने से शुरू नहीं हो पाई। किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद को लेकर किसानों ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 27 सितंबर को होगा भारत बंद। विपक्षी पार्टियों का भी भारत बंद को समर्थन है। ऐसे में क्या झुकेगी सरकार या फिर किसानों के साथ सरकार की नहीं होगी कोई बात? अब ये तो सरकार को ही तय करना है कि किसानों का आंदोलन कैसे समाप्त हो, क्योंकि किसान तब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। किसानों का धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है
और भारत बंद भी शांतिपूर्ण होगा, इसकी तैयारियां संयुक्त किसान मोर्चा ने कर ली है। किसानों ने कहा है कि भारत बंद के दौरान हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। बंद को लेकर एसकेएम ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को किसानों द्वारा भारत बंद के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बंद सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक लागू रहेगा। सार्वजनिक और निजी परिवहन को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। बंद के दौरान किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल आवश्यक सेवाओं को ही बंद से छूट मिलेगी। एसकेएम ने कहा है कि बंद की रणनीति को लेकर 20 सितंबर को मुंबई में बैठक होगी। इसी दिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में और इसके बाद 22 सितंबर को उत्तराखंड के रुड़की में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन होगा। किसान भारत बंद की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा प्रशासन कल यानी रविवार को किसान संगठनों से टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए बैठक करेगा। वैसे किसानों ने भी साफ कर दिया है कि उनका इरादा आम लोगों को परेशान करने का नहीं है। ऐसे में किसान एक तरफ से रास्ता देने को तैयार भी हो सकते हैं। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बदलाव की बात कर रही है। बदलाव के लिए किसान तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी में बहुत कुछ बदल रहा है। आज बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को छोड़ टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जल्द ही वो लोकसभा से भी इस्तीफा दे सकते हैं। टीएमसी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। तो क्या कहा बाबुल ने टीएमसी में जाकर, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीते दिनों बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। उन्हें पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन और महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सदस्यता दिलाई। 48 दिनों पहले आपको याद होगा कि फेसबुक पर बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। साथ ही राजनीति से संन्यास लेने और संसद सदस्यता भी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में न तो बाबुल ने संसद सदस्यता छोड़ी और न ही राजनीति छोड़ी। हाँ, आज बीजेपी जरूर पूरी तरह से छोड़ दी और टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो अब जल्दी ही लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन शायद बाबुल को अब इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें टीएमसी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। टीएमसी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ 4 दिनों के अंदर हुआ है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे जनता की सेवा करने का एक बार फिर मौका मिला है। बंगाल की जनता को मुझ पर भरोसा है, इसीलिए मैं टीएमसी के साथ जुड़ा हूं। मैंने अपना फैसला बदल लिया है। बीजेपी या अन्य दलों की तरफ से बहुत से कटाक्ष होंगे, मेरे खिलाफ बहुत कुछ ट्रेंड कराया जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में यही ट्रेंड कर रहा है कि जो अवसर मुझे मिला है वो बहुत बड़ा मौका है। मेरे परिवार के लोगों के साथ साथ मेरे दोस्त भी मुझसे सहमत हैं। जब मुझे अवसर मिला तो मैंने उसे हाथों हाथ लिया। तो बाबुल सुप्रियो के पार्टी में आने पर टीएमसी के कुणाल घोष ने खुशी जताई है और साथ ही दावा किया है कि वो बीजेपी के और भी कई नेताओं के संपर्क में हैं। बीजेपी से वो संतुष्ट नहीं हैं। आपको बता दें कि जुलाई की 7 तारीख को मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इस दौरान पहले से मौजूद कई चेहरों को मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा देना पड़ा था। उन मंत्रियों की सूची में बंगाल के आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो का नाम भी था। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही बाबुल ने अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया था। बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में जाने से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान हुआ है। इससे बड़ा नुकसान बीजेपी को उत्तराखंड में हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 महीने बाद चुनाव हैं और बीजेपी की पूरी सरकार ही दांव पर है। उत्तराखंड में बीजेपी ने धड़ाधड़ सीएम बदले हैं। ऐसे में कहीं जनता चुनावों में सरकार ही ना बदल दे, इसका डर पार्टी को बना हुआ है और ये डर पार्टी के नेता आपस में लड़कर और बढ़ा रहे हैं। मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ही आपस में लड़ रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ रावत और अब पुष्कर धामी, 6 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के शासन में उत्तराखंड की जनता ने देख लिए और अब 4 महीने में ही चुनाव भी होना है। ऐसे में ये तय नहीं है कि जनता किसे चुनेगी। 4 महीने बाद पुष्कर सिंह धामी की भी विदाई हो सकती है, क्योंकि इस समय पार्टी के अंदर ही लड़ाई छिड़ी हुई है और पुष्कर धामी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता और बीजेपी के पुराने नेताओं में से पटरी नहीं बैठ रही है।
धामी सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत 5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनके रिश्ते पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ठीक नहीं चल रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने दोनों ही नेताओं को संतुलित तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बोलने को कहा है, लेकिन दोनों पर ही इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल हरक सिंह रावत ने हाल ही में कहा था कि राज्य में कांग्रेस सरकार थी और हरीश रावत सीएम थे, तो वो ढैंचा बीज मामले में पुरानी बीजेपी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। इस मामले में उनके निशाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और हरीश रावत ने त्रिवेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए थे। मैं उस समय मंत्री था और मैंने कार्रवाई से मना कर दिया था। हरक रावत के इस बयान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक रावत की सोच पर ही सवाल उठाते दिख रहे हैं। वीडियो में उत्तराखंड के पूर्व सीएम कहते देखे जा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक विशेष पशु होता है और वो ढैंचा ढैंचा करता है। अब हरक सिंह रावत को इसका जवाब देना ही था और उन्होंने इसका जवाब दे दिया। हरक सिंह रावत ने कहा, जिसका जितना ज्ञान होता है वो उसी तरह की बातें करता है, लेकिन जिनके घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। लेकिन बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र उनसे बड़े हैं, उनकी बातों को वो आशीर्वाद के तौर पर ही लेते हैं। यानी हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र पर निशाना भी साधा, साथ ही अपने नरम रुख के संकेत भी दिए। रावत बनाम रावत और ये सब लड़ाई शुरू हुई तीसरे रावत को लेकर, जो कांग्रेस के नेता हैं। अब बीजेपी इस मुश्किल से कैसे निकलती है, ये जरूर मुश्किल सवाल बना हुआ है। सवाल गुजरात बीजेपी में भी है। गुजरात में बीजेपी ने सीएम ही नहीं बदला, बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही बदल दी है। लेकिन नया नेतृत्व क्या अगले साल बीजेपी को विधानसभा चुनावों में जिता पाएगा, इसे लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसा है। राजनीति की प्रयोगशाला में बीजेपी नए नए प्रयोग कर एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के सपने देख रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड और गुजरात में सीएम का चेहरा ही बदल डाला। लेकिन इस नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर जबरदस्त तंज कसा है। सामना में छपे लेख में कहा गया है कि जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जो है वो जेपी नड्डा के जरिए करवाया जा रहा है। नड्डा के ही जरिए उत्तराखंड और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले गए। गुजरात का मुख्यमंत्री भी एक झटके में बदल दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहली बार ही विधायक बनने वाले नेता हैं, लेकिन अब मोदी और नड्डा ने ऐसा झटका दिया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। सीएम बदलने पर तंज कसने के साथ साथ शिवसेना ने नितिन पटेल के सहारे बीजेपी की बगावत को भी हवा दी है। विपक्षी पार्टी की ओर से कहा गया है कि नितिन पटेल सहित सभी पुराने और प्रसिद्ध लोगों को निकालकर मोदी और नड्डा ने गुजरात में नया दांव रचा है। नितिन पटेल मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। वो गुजरात में पाटीदार समाज के महत्वपूर्ण नेता हैं और पाटीदार समाज में उनका वजन है। लेकिन अब बीजेपी ने नितिन पटेल को नाराज कर दिया है, जिसकी कीमत आने वाले चुनाव में बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। अब शिवसेना ने तो बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बीजेपी के हाथ हार लगेगी या जीत। क्या एक साल बाद गुजरात में बड़ा बदलाव होगा? वैसे इस समय देश में बदलाव की हवा चल रही है और ये बदलाव खेल के मैदान पर भी देखा जा रहा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में T20 से कप्तान पद छोड़ने का ऐलान किया और अब टीम के कोच बदलने के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री अब कोच पद छोड़ना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन वैसे तो इस बार भारत में होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये UAE और ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो टीम की कप्तानी इस फॉर्मेट में नहीं करेंगे। विराट कोहली वनडे और टेस्ट क्रिकेट में तो टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन T20 में वो सिर्फ एक बल्लेबाज की हैसियत से ही टीम का हिस्सा रहेंगे। कप्तान कोहली के बाद अब टीम इंडिया के कोच ने भी T20 वर्ल्ड कप के बाद कोच पद छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। वैसे BCCI से भी इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि शास्त्री को अब आगे और मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद से ही शास्त्री ने भी कोच पद छोड़ने का मन बना लिया है। शास्त्री ने कहा, लंबे समय तक मैं इस पद पर रहा, अब मैं इस जगह और नहीं रह सकता। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे जो चाहिए था मैं हासिल कर चुका। 5 साल तक टेस्ट में नंबर 1, 2 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, इंग्लैंड में जीतना। मैं माइकल एथर्टन से बात कर रहा था कि मेरे लिए इतना बहुत है। तो रवि शास्त्री ने अपनी सफलताओं को याद किया, लेकिन इस बात की कसक उनके मन में जरूर है कि वो टीम को कोई ICC ट्रॉफी नहीं जिता सके। शास्त्री ने कहा
कि हमने हर देश को व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्हीं के देश में हराया है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप भी जीत लेते हैं तो वो भी एक चीज है जो बची है। तो अब देखना है कि शास्त्री की इच्छा पूरी हो पाती है या नहीं। और अब बुलेटिन के आखिर में बात डीजल पेट्रोल पर राहत की समाप्त होती उम्मीद की। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने से इसकी कीमतों में कमी आने की उम्मीद लगाए लोगों को जबरदस्त धक्का लगा है, क्योंकि सरकार ने लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जीएसटी में तेल की कीमतों को लाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद दाम घटाना तो दूर सरकार कीमतों में इजाफा कर जनता की परेशानी को बढ़ाने वाली है। देश की जनता से विकास का दावा करने वाली मोदी सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा पा रही है, और अगर सुविधाएं हैं तो उसकी कीमतें आसमान पर हैं। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम ने जनता का दम निकाल रखा है। इसलिए लोगों ने जीएसटी की बैठक से उम्मीदें लगाई थी कि उन्हें लगा था कि बैठक में तेल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बनेगी, लेकिन इसके पक्ष में निर्णय नहीं लिया जा सका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि जीएसटी काउंसिल का मानना है कि ये समय पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का नहीं है। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही हैं। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। इसकी वजह से ये मांग फिर जोर पकड़ रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। असल में पेट्रोल डीजल की कीमत में आधे से ज्यादा हिस्सा केंद्र और राज्य के टैक्स का ही होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 1 सितंबर को पेट्रोल का रेट 101 रुपए 34 पैसे था, जिसमें से करीब 56 रुपए केंद्र और राज्यों का टैक्स ही था। ऐसा कहा जाता है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो दाम में भारी कमी आएगी, लेकिन सरकार ने जनता को निराश किया है। वहीं अब लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में फिर से तेजी आने लगी है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी होगा। वैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 दिनों से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फिलहाल 101 रुपए 19 पैसे है, तो डीजल की कीमत 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है, और अब तो कीमतें और बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।